Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 3rd of August 2026. तो गाइज आज है तारीख 3 अगस्त 2026 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सब लोगों को टेलीग्राम डाउनलोड करना है। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है वियतनाम को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुभारंभ करते हैं। आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस काफ़ी रेलिवेंट इंपॉर्टेंट है। एक एक करके मैं आपको सभी आर्टिकल्स डिकोड करके समझाने वाला हूँ डिटेल से। पहले हम लोग अपने थंबनेल वाले आर्टिकल को ही डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल में मेंशन किया गया है, एक कह सकते हैं हमारे साइंटिस्ट ने ऐसे मेटल अलॉय की खोज की है, या ऐसा जो रहस्यमयी धातु आप उसको कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारे मेटल्स का मिक्सचर है। तो ऐसा मटेरियल मिला है, वो भी 81 ईयर्स बाद। ठीक है। और ये कैसे बना था मटेरियल, पता चलता है जो न्यूक्लियर अटैक हुआ था हिरोशिमा नागासाकी में। तो हिरोशिमा में जो न्यूक्लियर अटैक हुआ, उसकी वजह से जो टेम्परेचर है उस पर्टिकुलर एरिया का 7000 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका था। तो एकदम से भयंकर लेवल की गर्मी हुई। फिर उसके बाद में इतनी ज़्यादा 7000 डिग्री सेल्सियस में भाई इसकी चपेट में जो भी चीज़ आएगा वो सब पिघल जाएगा। वो सब पिघल गया, एक भाप की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, चाहे वो कोई सा भी मटेरियल होगा, है ना। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके जो टेम्परेचर वो ठंडा होना शुरू हुआ। अब तेज़ी से रैपिड कूलिंग की वजह से कुछ जो मेटल्स हैं वो आपस में मिक्स होने के बाद में एक मेटल अलॉय बनाते हैं, एक मिश्रण बनाते हैं, एक रहस्यमय धातु बनाते हैं, जिसके बारे में हमें आज तक कोई भी जानकारी नहीं थी। साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम इस मटेरियल के बारे में जानकारी पब्लिश की है, वो भी 81 ईयर्स बाद यहाँ पर ये सारी जानकारी प्राप्त हुई है। और क्योंकि ये हिरोशिमा से मिला है मटेरियल और वो बना है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से, तो हमने इसको नाम दे दिया है हिरोशियामाइट्स। ठीक है। अब आइए विस्तार से समझते हैं पूरा का पूरा मैटर है क्या, क्योंकि ये आर्टिकल आज न्यूज़पेपर में आपके साइंस एंड टेक वाले पेज पर प्रेजेंट है, जहां पर आपको देखने को मिलेगा एक्सट्रीम इवेंट मटेरियल के बारे में डिस्कशन हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है, अब आपके सामने एक और क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ एक्सट्रीम इवेंट मटेरियल क्या होता है। ये वो मटेरियल होते हैं जो एक्सट्रीम इवेंट के कारण बनते हैं। कहोगे ये क्या बात हुई देखो इसमें ना, जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अपने आप में एक एक्सट्रीम इवेंट है जिसकी वजह से मटेरियल फॉर्म हुआ। या फिर वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी फटा, उसकी वजह से टेम्परेचर एकदम से हाई गया फिर लो आया, तो जो भी मटेरियल फॉर्म हो रहा है तो वो एक्सट्रीम इवेंट मटेरियल की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में आपको पता है कि हम न्यूज़पेपर को पढ़ते तो हैं ही, साथ ही साथ हर एक आर्टिकल के नोट्स भी बना लेते हैं, रिवीजन पॉइंटर तैयार कर लेते हैं भविष्य में रिवाइज करने के लिए। एक लौता चैनल है ये जो न्यूज़पेपर को वीकली बेसिस पे आपको रिवाइज भी करवाता है सारी चीज़ें। ठीक है, तो मेक श्योर करें फर्स्ट टाइम जितने भी लोग चैनल पर जुड़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने में परेशानी होती है, आप सभी लोग मिलकर क्या कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली बेसिस पे ये सेशन का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए पहले हम न्यूज़ डिस्कस करते हैं क्या है चर्चाओं में। तो साइंटिस्ट ने यहाँ पर क्या डिस्कवर किया है, एक अननोन मेटल अलॉय, याद रखिएगा, जिसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। और अभी नया मेटल अलॉय जो डिस्कस किया गया है, डिस्कवर किया गया है और हिरोशिमा से पाया गया है, इसलिए ये जो वर्ड है हिरोशिमाइट्स ये इसको दिया गया। हिरोशिमा में जो एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था उसकी वजह से ये मटेरियल फॉर्म होता है, इसलिए हमने इसको एक्सट्रीम एनर्जी इवेंट्स के कारण जो बना हुआ मटेरियल है हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम इवेंट मटेरियल बोलते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन है व्हाट हैज़ बीन डिस्कवर्ड, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पाई गई हैं। रिसर्चर्स ने जो एक मेटल अलॉय खोजा है, मेटल अलॉय मतलब भाई एक ऐसा मिश्रण है जहाँ पे मेटल्स के बहुत सारे जो कॉम्बिनेशन है वो इसमें पाए जा रहे हैं। एक छोटा सा मटेरियल जिसमें मेटल्स का ढेर सारा कॉम्बिनेशन है। आज तक हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं हुआ करती थी। तो जब डिटेल्ड एनालिसिस किया गया तो उस पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर में क्या क्या चीज़ें पाई गई। सबसे पहली चीज़ आयरन, क्रोमियम, निकेल, मैंगनीज, मोलिबेडनम, सिलिकॉन और साथ ही साथ में एल्यूमिनियम, इन सब का कॉम्बिनेशन है ये जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको हम हिरोशिमाइट्स कह रहे हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ये बहुत ही छोटे साइज में डिस्कवर किया गया है, जो एक शीशे का मोती कह सकते हो, ग्लास बीड कह सकते हो, उसी के अंदर में यहाँ पर ये छोटा सा माइक्रोमीटर साइज का
एक चावल के दाने के बराबर का ये मेटल मिला है, लेकिन ये अपने आप में मेटल नहीं है, ये मेटल अलॉय है। बहुत सारे मेटल्स का अपने आप में मिश्रण है। ऐसा मिश्रण कभी पहले नहीं देखने को मिला, इसलिए इसको बोला जा रहा है कि अभी तक भाई ऐसा मेटल अननोन था हमारे सामने। अब ऐसा कुछ मिला है कि भाई इन सब मेटल्स का यहाँ पर एक मिक्सचर, एक यूनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिला कि ये कंबाइन हुए कैसे, इतने हाई टेम्परेचर पर ले जाके क्या हम बहुत सारे मेटल्स को आपस में कंबाइन कर सकते हैं, इस चीज़ की हमको जानकारी मिली है। तो रिसर्चर्स ने ये सारी जानकारी अभी 29 जुलाई 2026 को साइंस एडवांस जर्नल में पब्लिश किया। और साइंटिस्ट का मानना यहाँ पर यह है कि भाई ये जो एलॉय बना है ना, ये बना है बिकॉज ऑफ अल्ट्रा फास्ट क्वेंचिंग। अब इस प्रोसेस को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ भाई हाल ही में अल्ट्रा फास्ट क्वेंचिंग नाम का प्रोसेस चर्चाओं में था, ये क्या है। तो यह है एक्सट्रीमली रैपिड कूलिंग प्रोसेस, यानी एक चीज़ बहुत गर्म हो गई है और एकदम से वो अब ठंडी हो रही है। जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, 7000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर गया, अब वो टेम्परेचर वापस नॉर्मल टेम्परेचर में आएगा ना धीरे धीरे, लेकिन अब वो धीरे धीरे नहीं, तेजी से टेम्परेचर यहाँ पे डाउन होता हुआ नजर आएगा। और सडनली डाउन होने की वजह से जो चीज़ पिघली थी, भाप बनी थी, वो एकदम से सॉलिडिफाई हो जाएगी, पत्थर बन जाएगी। अब उसमें चाहे कैसा भी मिश्रण हो। तो ये अल्ट्रा फास्ट क्वेंचिंग का प्रोसेस है। तो जैसे मैंने आपको समझाया ना, वही पूरा एक्सप्लोजन का ये प्रोसेस दिया गया है कि भाई टेम्परेचर 7000 डिग्री सेल्सियस गया, इसमें जो भी मटेरियल इसके आड़ में आया, जो जो भी इसके चपेट में आया, सब कुछ पिघल गया, वो एक भाप की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और जैसे जैसे ये भाप खत्म होनी शुरू हुई, उसके बाद में जैसे जैसे ये आग खत्म होनी शुरू हुई, एक नया अलॉय मिल गया, एक नया मिश्रण हमको मिल गया, मिक्सचर मिल गया। और इसी को ही हम लोग एक्सट्रीम इवेंट मटेरियल कहते हैं। फिर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि बताओ भाई एक्सट्रीम इवेंट मटेरियल क्या होते हैं, तो ये रहा आपके सामने डिटेल। जो मटेरियल एक्सट्रीम एनर्जी इवेंट्स के दौरान बनता है, यानी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के दौरान कोई मटेरियल का फॉर्मेशन हुआ, या मीटेरॉइड कोई बाहर से जो कह सकते हैं अंतरिक्ष से चट्टान का टुकड़ा है वो आके टकरा गया है, या लार्ज वॉल्केनिक इरप्शन हो गया है, या दूसरे और हायर एनर्जी प्लाज्मा इवेंट्स हुए, तो इनकी वजह से ही क्या होता है, एक्सट्रीम इवेंट मटेरियल्स का फॉर्मेशन होता है, बनता है। बस इसमें कौन सा प्रोसेस यूज़ होता है, अल्ट्रा फास्ट क्वेंचिंग का, यानी एक्सट्रीमली रैपिड कूलिंग प्रोसेस का यूज़ होता है। इस डिस्कवरी का साइंटिफिक इंपॉर्टेंस है क्या, यह डिस्कवरी क्लियरली शो करती है कि भाई हाई एनर्जी प्लाज्मा इवेंट जो है, ये एक नेचुरल लेबोरेटरी की तरह काम कर सकता है। यानी इस तरीके के इवेंट जो होते हैं, ये नेचुरल लेबोरेटरी की तरह काम कर सकते हैं। इवन हमने अपनी लैब्स में भी ऐसा मटेरियल कभी बनाया ही नहीं, जैसा मटेरियल अभी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद हमको ये मिला है। साइंटिस्ट का मानना है ऐसे मटेरियल हमारी अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर कर देंगे, मटेरियल साइंस को समझने में हमारी जो इम्प्रूवनेस है वो होने वाली है। हायर टेम्परेचर फिजिक्स, न्यूक्लियर प्रोसेस, या नए अलॉय कैसे बनाए अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस, ये सारी जानकारी हमको मिलती हुई नजर आएगी। समझे, आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है। कंप्लीट आर्टिकल समझा दिया है विद प्रॉपर नोट स्ट्रक्चर। एंड याद रखिएगा भाई, इस अलॉय में, इस हिरोशिमाइट में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। इसमें आयरन, क्रोमियम, निकल, मैग्नीज, मोलिबेडनम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है। ऊपर मैंने ये डिस्कस कर दिया था। ठीक है, ये रिवाइज करने के लिए एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है। कभी भी जल्दी रिवाइज करना हो तो आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने ये प्रेजेंट है। फिलहाल आंसर आपको दिख ही गया है, सो डोंट वरी, आंसर वैसे भी आपको पता ही होना चाहिए। अगले क्वेश्चन से ट्राई करेंगे कि यहाँ पे जो आंसर्स हैं उसको थोड़ा सा मैं हाइड करूँ और आप खुद से इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इस आर्टिकल से खास चीज़ है अल्ट्रा फास्ट क्वेंचिंग प्रोसेस। पूछा जा सकता है कि भाई बताओ, एक टर्म है हाल ही में अल्ट्रा फास्ट क्वेंचिंग प्रोसेस, ये न्यूज़ में देखने को मिला है, ये किस चीज़ को रेफर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, एक्सट्रीमली रैपिड कूलिंग ऑफ मोल्टन मटेरियल। जो पिघला हुआ मटेरियल है, गर्म मटेरियल है, उसका एक्सट्रीमली बहुत ही तेज़ी से रैपिड कूलिंग प्रोसेस के थ्रू गुजारना, उसी को हम अल्ट्रा फास्ट क्वेंचिंग का नाम देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल आता है दोस्तों। आज न्यूज़पेपर में एक और खास टॉपिक है जो जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम बात करने वाले हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा बटरफ्लाई और जो मॉथ्स की स्पीशीज़ होती हैं वो भारत में मिलती हैं। आज दुनिया में जितनी भी तितलियां की प्रजातियां हैं, मॉथ्स की स्पीशीज़ हैं, बटरफ्लाई मॉथ्स दिखने में एक जैसे होते हैं, बट थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन होता है, आगे बता दूंगा, डोंट वरी। तो दुनिया का 8.25% इन दोनों की स्पीशीज़ भारत में पाई जाती हैं, याद रखिएगा। और जो बटरफ्लाई और जो मॉथ्स आते हैं, कौन सी कैटेगरी में आते हैं, लेपिडोप्टेरा। तो लेपिडोप्टेरा की स्पीशी के अंदर में ही इसको काउंट किया जाता है, याद रखिएगा। ये लेपिडोप्टेरा एग्जैक्टली कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका हॉटस्पॉट भारत में बहुत बड़ा है। नई रिपोर्ट तैयार की गई है, रिपोर्ट में बताया गया है इंडिया में 13,000 से ज़्यादा लेपिडोप्टेरा की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तो मैं आगे फर्दर इसके बारे में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि ये रिपोर्ट जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी साइड से पब्लिश की गई है। तो आपको ZSI यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी बेसिक बातें पता होनी चाहिए। लेकिन
करेंगे अपने अंदाज में, सब कुछ नोट्स के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन इस आर्टिकल पर फर्दर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इन्हीं पीडीएफ्स की बात कर रहा हूँ जो आप अपने सामने एग्जैक्टली देख पा रहे होंगे। दोस्तों, ये जितने भी सारे पीडीएफ्स प्रेजेंट है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में एज इट इज़ आपको दिए जाते हैं। दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए एक्सट्रीमली हेल्पफुल है। तो करंट अफेयर की परेशानी आपकी आधे से ज़्यादा खत्म हो जाती है। लेकिन ये पीडीएफ्स कहाँ पर मिलते हैं? केवल और केवल हमारे पेड ग्रुप में और कहीं नहीं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है? व्हाट्सएप पर जाइएगा, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस आते हैं ट्रैक पर। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे भाई, इंडिया में सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ हैं बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स की। लगभग दुनिया की 8% या 8.25% जो लेपिडोप्टेरा की स्पीशीज़ हैं ये भारत में पाई जाती हैं, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो इंडिया में 13,703 स्पीशीज़ पाई गई हैं बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स की। बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स में क्या डिफरेंस होता है भाई? ये बटरफ्लाई है, ये मॉथ्स है। बटरफ्लाई का जो कलर है आप देख पाओगे, थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स होते हैं, ज़्यादा कलरफुल होती हैं बटरफ्लाइज, जबकि जो मॉथ्स होती हैं ये थोड़ा सा डल कलर में होती हैं। ठीक है, बटरफ्लाई की बॉडी थोड़ी थिन होती है, मॉथ्स की थोड़ी थिक बॉडी होती है। बटरफ्लाई में सबसे बड़ी बात यह है दिन में एक्टिव होती हैं, लेकिन मॉथ्स जो है ये रात में एक्टिव होती हैं। ठीक है, आप देखोगे बटरफ्लाई में जो विंग्स होते हैं, ठीक है, ये विंग्स ऊपर की साइड में थोड़े से नज़र आएंगे, है ना। बाकी यहाँ पे कोई विंग हिंजेस नहीं नज़र आते, लेकिन आप मॉथ्स में देखोगे तो विंग्स वगैरह हैं। ये बॉडी के साथ में ही है, थोड़ा बॉडी के आसपास ही आपको एग्जैक्टली देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़े विंग्स फैले हुए होते हैं बटरफ्लाइज में, लेकिन मॉथ्स में थोड़े से कम फैले हुए होते हैं। एक मतलब छोटा मोटा डिफ्रेंसिएशन आप थोड़ा सा याद रखिएगा, लेकिन दोनों आते एक ही परिवार के अंडर में। और वो कौन सी स्पीशी है? लेपिडोप्टेरा। ठीक है, याद रखिएगा इसके बारे में। अब आगे आते हैं, तो ये सारी रिपोर्ट आई कहाँ से है भाई? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक पूरा डिटेल एक डॉक्यूमेंट तैयार करा है लेपिडोप्टेरा का, और उसको जूटेक्सा में पब्लिश कर दिया है। और इस रिपोर्ट में ही यहाँ पर बताया गया है, इस रिपोर्ट में केवल और केवल पिछले 100 साल का डेटा कवर किया गया है बटरफ्लाइज और मॉथ्स की स्पीशीज़ को लेकर जो इंडिया में प्रेजेंट है। और इन्होंने बताया कि जो बटरफ्लाई हो चाहे मॉथ्स हो, ये दोनों स्पीशीज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है फॉर आर एनवायरमेंट। क्यों? क्योंकि ये स्पीशी पहली बात तो हर्बीवोर्स की तरह काम करती हैं, यानी कि जो प्लांट्स वगैरह हैं इनको खाने का काम करती हैं। फिर ये डेट्रीवोर्स का भी काम करती हैं। डेट्रीवोर्स क्या होता है? जो डेड प्लांट्स वगैरह होते हैं, सड़े गले खत्म हुए प्लांट्स जो हैं उनको भी खाने का काम करती हैं। पॉलिनेटर्स का काम करती हैं, यानी कि जो फ्लावर्स हैं फ्लावर्स के प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। ठीक है, पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। बाकी ये तो हो गया एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से, इसकी एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे आप देखोगे यही जो बटरफ्लाई है और मॉथ्स की स्पीशीज़ हैं, इनका ज़्यादा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो बर्ड्स हैं या बैट्स हैं या दूसरे और इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स हैं, वो यहाँ पर इन बटरफ्लाई या मॉथ्स को खाते हैं। तो एक फूड चेन जो है वो इस तरीके से चलता है। ये बटरफ्लाई हर्बीवोर्स ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, प्लांट्स वगैरह खाती हैं, और इनको खाने के लिए कुछ और ऊपर इनके बर्ड्स हैं, बैट्स हैं। तो एक साइकिल यहाँ पर चलती है, तो इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी है, याद रखिएगा, लेपिडोप्टेरा। ओके, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइड से ये डेटा पब्लिश हुआ है, एग्जैक्टली यहाँ पर ये मेंशन किया गया। और ये डेटा कल पीआईबी में भी पब्लिश हुआ है, पीआईबी से उठा के द हिंदू वालों ने यहाँ पर सीधा छाप दिया है। अब सुनिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन यह है, विद रेफरेंस टू ऑर्डर लेपिडोप्टेरा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लेपिडोप्टेरा को लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, लेपिडोप्टेरा के अंदर में बटरफ्लाई एंड मॉथ्स दोनों कवर होते हैं। दूसरा, भारत जो है आज दुनिया की लेपिडोप्टेरा स्पीशीज़ का 8.25% को होल्ड करता है। थर्ड, हाल ही में लेपिडोप्टेरा को लेकर एक जो डिटेल डॉक्यूमेंट पब्लिश किया गया है, इसको प्रिपेयर किया है बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, या फिर तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं? जल्दी जल्दी आंसर दें नीचे कमेंट सेक्शन में। अब क्योंकि हम लोगों ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ, चलो आपको आंसर मिल गया होगा, क्योंकि अभी हम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि मैंने हाथों हाथ ये क्वेश्चन लगा दिया था इस आर्टिकल के बाद। देखो, इसी आर्टिकल में क्योंकि हमने देखा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ही ये सारा डेटा पब्लिश किया है,
जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जूलॉजी की बात करता है, नहीं एनिमल्स की स्पीशीज़ के बारे में डिस्कशन करता है। और जो बॉटनी होती है, बॉटनी मतलब प्लांट्स की स्पीशीज़ की बात करना है, वो बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम करता है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, थर्ड वाला गलत है, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट पब्लिश किया गया है ये बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट से नहीं है, ये है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट से। अब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, याद रखिएगा, इन्होंने हाल ही में क्या काम करके दिखाया है वो मैंने आपको समझाया। ये जो बॉडी है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है, क्योंकि एनिमल्स स्पीशीज़ की प्रोटेक्शन की बात करती है। एनिमल को एक्सप्लोर करना, उस पर रिसर्च करना, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, प्रोटेक्शन करना, ये सारा काम यहाँ पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का होता है। इसका मेन जो हेडक्वार्टर है आज वो कोलकाता के अंदर वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है, और इंडिया का एक डाइवर्स इकोसिस्टम को कवर करता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मेन हेडक्वार्टर तो वेस्ट बंगाल कोलकाता में हो गया, क्योंकि अब जो एनिमल्स की स्पीशीज़ है वो केवल कोलकाता में ही थोड़ी है, हमारे पूरे देश भर में है। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 16 अलग अलग रीजनल सेंटर बना लिए हैं पूरे देश भर में। कुछ वेस्टर्न घाट्स में है, कुछ मैरीन इकोसिस्टम में है, कुछ हिमालयन हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स में है, और कुछ और दूसरे बायोडाइवर्सिटी जोन बना दिए गए। आप अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखोगे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, तो इसकी शुरुआत होती है 1875 में। ये जो पूरा आइडिया था जूलॉजिकल स्टडीज़ करने का, ये इंडिया में आता है सर विलियम जोन्स की वजह से, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया था 1784 में। फिर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉर्मल तौर पे एस्टेब्लिश हुआ, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया ऑन 1 जुलाई 1916, ताकि हम लोग एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में जान सकें। और 1916 वो समय था जब ब्रिटिश एम्पायर का एक राज हुआ करता था भारत के अंदर में, क्योंकि 47 में हम आज़ाद होते हैं, है ना। तो ये बॉडी बहुत पहले से ही बना दी गई थी ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के अंडर में ही। फिर उसके बाद इसका काम धीरे धीरे करके बढ़ गया कि भाई अब ये क्या करेगा, पहले एनिमल्स के ऊपर में रिसर्च कर रहा था, अब ये एनिमल जो स्पीशीज़ हैं, है ना, उनकी साइंटिफिक रिसर्च, आइडेंटिफिकेशन, की पहचान करना, टैक्सोनॉमी और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में भी ये बात करने लगा। ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो रेगुलरली ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पब्लिश करता है। ये काम की चीज़ है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, पूछ सकता है बताओ इंडियन रेड डेटा बुक कौन पब्लिश करता है, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश करता है। फॉनल ऑफ इंडियन सीरीज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एनिमल डिस्कवरीज अगेन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये पब्लिकेशंस ZSI की साइट से पब्लिश किए जाते हैं। आई होप आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल चुकी होगी। अब अगर आपने कुछ भी रिवाइज करना है तो आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दिस रिवीजन पॉइंटर, सारी की सारी डिटेल्स एग्जैक्टली यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। तो ये रहा आपके सामने एक और क्वेश्चन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग, प्लीज़ इसको यहाँ पे सॉल्व करिए। क्वेश्चन कहता है ZSI के रेफरेंस में आपके सामने 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में फंक्शन करता है। सेकेंड, ये एक ऑफिशियल रिपोजिटरी है नेशनल जूलॉजिकल कलेक्शन का अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तीसरा, इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर में प्रेजेंट है। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली सही हैं। ठीक है, सेकंड वाला स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बट सेकंड वाला स्टेटमेंट एग्जैक्टली यहाँ पर करेक्ट है, याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं उसके बाद में अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। ये अगला आर्टिकल जो है आज हमारे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के ऊपर में पब्लिश करा गया है, यानी वही एक तरीके से एडिटोरियल, जहाँ पे डिस्कशन हो रहा है व्हाई डज केरला रिपोर्ट अ हाई लेप्टोस्पिरोसिस बर्डन। देखो आर्टिकल यहाँ पर ये कहता है कि भाई केरला के अंदर में लेप्टोस्पिरोसिस के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले महीने जुलाई के महीने में ही 50 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है लेप्टोस्पिरोसिस की वजह से। अभी कुछ समय पहले भी ये न्यूज़ में था। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, लेप्टोस्पिरोसिस को हम इंग्लिश में कई बार रैट फीवर कहते हैं, क्योंकि मेनली चूहों से, चूहे के पेशाब के अंदर में ये कह सकते हैं कि लेप्टोस्पिरोसिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। जो बैक्टीरिया पानी के साथ मिलने लगता है उस यूरिन के ज़रिए, या मिट्टी के साथ मिलने लगेगा, तो पानी मिट्टी अगर बहुत कंटेमिनेट हो चुका है, इंसान उसके कांटेक्ट में आ जाए, और मान लो इंसान के स्किन के ऊपर में कोई थोड़ा सा कट वगैरह लग गया, जनरली लग जाता है, छोटे मोटे घाव हो जाता है, तो उन कट्स के ज़रिए, स्किन पे कोई कट है, कोई घाव है, तो उसके ज़रिए बैक्टीरिया तुरंत बॉडी में एंटर कर जाता है। हालांकि पीपल टू पीपल ट्रांसमिशन इसका नहीं होता, लेकिन आप देखोगे डायरेक्टली बॉडी के ऊपर में कोई घाव है, एब्रेशन है, कट है, तो उसके ज़रिए बैक्टीरिया तुरंत एंटर कर जाता है बॉडी में। और ये बैक्टीरिया इतना घातक हो चुका है कि काफ़ी सारे लोगों की जान ले रहा है। आप देखोगे केवल और केवल जुलाई का डेटा स्पेसिफिकली हम देखें तो जुलाई में केरला में 50 लोगों की जान जा चुकी है बिकॉज ऑफ दिस लेप्टोस्पिरोसिस, जिसको हम रैट फीवर भी कहते हैं। तो आपके एग्जामिनेशन के लिए ये लेप्टोस्पिरोसिस के बारे में कुछ मल्टीपल डिटेल्स हैं, प्लीज़ ये पता होनी चाहिए। फैक्चुअल तौर पे क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ठीक है, कि हमने इसको रैट फीवर का नाम भी दिया है, और ये एक जूनोटिक बैक्टीरियल डिजीज़ है
जो जानवरों से इंसानों के अंदर में फैलता है। और ये क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरिया, लेप्टोस्पिरा बैक्टीरिया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स फैलती हैं, है ना। ये जो बैक्टीरिया है ये ट्रांसमिट होता है फ्रॉम एन एनवायरनमेंट जहाँ पर ह्यूमन, एनिमल, कंटेमिनेटेड सॉइल और वाटर सब एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करने लगे। दैट मीन्स अगर ये जो इन्फेक्शन है इसको हम अच्छे से स्टडी करें तो ये इन्फेक्शन पहली चीज़ एनिमल से फैलता है, एनिमल के यूरिन से, उसके पेशाब से, है ना। क्योंकि ये जो यूरिन है वो धीरे धीरे करके क्या करेगा, पानी को भी कंटामिनेट करेगा। कुछ फ्लडेड एरियाज़ वगैरह है, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, आपने देखा होगा उनको ज़्यादा होता है यहाँ पर ये लेप्टोस्पिरोसिस वगैरह। तो ये जो इन्फेक्शन है ये यूरिन के ज़रिए आ रहा है। अब यूरिन मिक्स हो रहा है पानी के साथ में, मान लो कोई पानी सड़कों में भरा हुआ है बारिश के कारण, तो वहाँ पे फ्लडेड एरियाज़ है, वहाँ पे ये मिक्स हो चुका है और ये बैक्टीरिया पानी में पनप रहा है। अब कोई इंसान उस पानी से गुजर जाए जिसके बॉडी में कोई थोड़ा सा घाव वगैरह हो, तो वो बैक्टीरिया तुरंत उस घाव के ज़रिए एंटर कर जाएगा बॉडी के अंदर में। समझ रहे हैं? तो ये बैक्टीरिया ऐसे डायरेक्टली स्किन के ज़रिए एंटर नहीं कर रहा है। स्किन पे अगर कोई छोटा मोटा कट भी है ना, कोई और थोड़ा बहुत घाव है, तो उसके ज़रिए एंटर कर जाता है। या फिर आँख और नाक, गंदा पानी गंदी जगह से निकल कर आए, बिना हाथ पैर धोए खा लिया कुछ, या आँखों पे हाथ लगा लिया, नाक पे हाथ लगा लिया, तो उससे भी जो बैक्टीरिया वो एंटर कर सकता है। पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन बहुत रेयर है, बहुत ही ज़्यादा रेयर केस है कि भाई एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पाया जाए। जनरली इंसान से डायरेक्टली यहाँ पर ये जनरली जानवर से डायरेक्टली इंसान के अंदर में बीमारी फैल जाती है। अब ये बीमारी केरला में लंबे समय से रिपोर्ट करी गई है, 1989 से, और तब से ये एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब केरला में ही सबसे ज़्यादा केस निकल कर आते हैं पिछले 30 सालों से। आप केरला हॉटस्पॉट कैसे है, इसको आप केरला का एक पॉजिटिव पॉइंट भी कह सकते हैं कि भाई ये डायग्नोस कर पा रहे हैं अच्छी तरीके से, ये पता लगा पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये बीमारी के केसेस इतने सारे हैं, तो डायग्नोसिस प्रोसेस अच्छा है जिसकी वजह से पता लग पाता है बहुत सारी जगह। क्योंकि केरला अकेला नहीं है इससे प्रताड़ित, 15 राज्य हैं देश के अंदर में जहाँ पर ये लेप्टोस्पिरोसिस फैलता है। अब जहाँ पे डायग्नोसिस सिस्टम अच्छा है कि तुरंत हम जल्दी जल्दी पता लगा सकें कि भाई ये बीमारी कितने लोगों में हो चुकी है, कितनी डेथ हो रही है, तो वहाँ का डेटा अच्छा निकल कर आएगा कि भाई यहाँ पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं रीजंस को, उसका ट्रीटमेंट निकाल पा रहे हैं और ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं फिर। समझ रहे हैं? आई होप आपको यहाँ पर ये भी क्लैरिटी मिल चुकी है। अब केरला पे बर्डन क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया डिजीज सर्विलांस इनका अच्छा है, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, एग्रेसिव लेवल पर रिपोर्टिंग करते हैं, रियल डेटा है जिसकी वजह से ये सारे नंबर्स निकल कर आते हैं, है ना। और सबसे ज़्यादा कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो अफेक्टेड हैं लेप्टोस्पिरोसिस की वजह से? तो जो फार्मर्स हैं, हमारे किसान भाई, उन पे ज़्यादा असर पड़ रहा है क्योंकि खेतों के अंदर में वो अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटी को कर रहे हैं, तो उस दौरान ये केसेस फैलने के चांसेस। एग्रीकल्चरल लेबर हो गए, डेयरी वर्कर्स हो गए, कैनाल क्लीनिंग वर्कर्स, मैनुअल लेबरर्स, इनके लिए खतरा बन जाता है। ये बैक्टीरिया इनके बॉडी में ज़्यादातर एंटर करता है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए या कोई गार्डनिंग में पीपल इन्वॉल्व हैं, ठीक है, माली के तौर पे जो कोई काम कर रहा है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। अब क्वेश्चन यह है सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या दिखाई देते हैं, लेप्टोस्पिरोसिस के लक्षण क्या दिखाई देते हैं अगर बॉडी में हो गया तो? देखो ये जो डिजीज़ है इसमें शुरुआत में तो थोड़ा बहुत कम ही इंसान बीमार पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे ये जानलेवा इन्फेक्शन में बदल जाता है। सिम्टम्स की बात करेंगे तो शुरुआत में थोड़ा बहुत बुखार दिखाई देगा, मांसपेशियों यानी मसल्स में दर्द हो रहा होगा, है ना, और आंखें काफ़ी लाल हो रही होंगी, इंटेस्टाइन के ऊपर में थोड़ा प्रेशर पड़ रहा होगा। 5 से 10% पेशेंट्स ऐसे हैं जो सीवर डिजीज़ को डेवलप करते हैं, यानी उनमें खतरनाक बीमारी फैल जाती है। लेकिन एक बार अगर कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गए तो फिर यहाँ पर इस बीमारी को ठीक करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है हमारे लिए। और करंट समय पर जो टेस्ट है, टेस्ट भी फेल हो रहा है। एलिसा टेस्ट करके देखा तो ये फेल हो गया, ज़्यादा रिलायबल नहीं रहा। तो इसलिए केरला ने पीसीआर टेस्ट यानी पोलीमराइज चेन रिएक्शन टेस्ट जो कोविड के समय पर करते थे, ठीक है, आरटीपीसीआर का नाम आपने सुना होगा, तो ये पीसीआर टेस्ट यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया है फॉर अर्ली डिटेक्शन की, तुरंत पता चले और तुरंत यहाँ पर उस व्यक्ति को हम लोग कुछ फैसिलिटीज़, कुछ उसकी केयर कर सकें। और अब केयर में किस तरीके का ध्यान रखा जा रहा है? केरला यहाँ पे कुछ दवाइयों का यूज़ कर रहा है, कीमो प्रोफाइलेक्सिस का यूज़ हो रहा है, जिसमें ये डॉक्सीसाइक्लिन का यूज़ कर रहे हैं। डॉक्सीसाइक्लिन ये सप्ताह के अंदर में, एक सप्ताह में 2 बार 200 mg का डॉक्सीसाइक्लिन दिया जाता है। डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं कि इस मेडिसिन से शुरुआत करना, या फिर किसी के अंदर में कोई सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, शुरुआत में कुछ लक्षण पाए जा रहे हैं, इवन सिम्टम्स क्लियरली नहीं विजिबल हैं, बट केस में डॉक्टर श्योर है कि भाई ये लेप्टोस्पिरोसिस का है, तो ये डॉक्सीसाइक्लिन दिया जा सकता है सप्ताह में 2 बार। ये डॉक्सीसाइक्लिन करेगा क्या? ये बैक्टीरिया जब बॉडी में जाता है ना तो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है अपने आप को, अपनी आबादी बढ़ाना शुरू कर देता है। तो अगर टाइम टू टाइम यहाँ पर ये मेडिसिन ले ली जाए तो ये डॉक्सीसाइक्लिन इस बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन को रोक देता है, तो एक इंसान की जान जाने का जो खतरा है वो यहाँ पर कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया केरला के प्रिवेंशन स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन। आगे सुनिए।
अब यहाँ पर इसी आर्टिकल से रिलेटेड सारे के सारे रिवीजन पॉइंटर्स हैं जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन रिवीजन पॉइंटर से पहले एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, ज़रा फटाफट इसको सॉल्व करो। इसका आंसर सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, विद रेफरेंस टू लेप्टोस्पिरोसिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लेप्टोस्पिरोसिस को लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है। पहला कि ये भाई एक जोनोटिकल बैक्टीरियल डिजीज़ है जो लेप्टोस्पिरा बैक्टीरिया की वजह से होती है। सेकंड, जो रोडेंट्स है, जो चूहे हैं, वो एक इंपॉर्टेंट रिजर्वायर है इस बीमारी के। तीसरा यहाँ पे कहता है डॉक्सीसाइक्लिन कीमोप्रोपाइलेक्सिस ये रिकमेंडेड है, अगर कोई हाई रिस्क केस आ रहा है लेप्टोस्पिरोसिस का तो डॉक्सीसाइक्लिन उसको दिया जा सकता है। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल, और अगला भी बेसिकली हमारा आज का एडिटोरियल है। ये एडिटोरियल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो हमारे राइटर साहब हैं इनका नाम है शशांक पांडे, एक लॉयर हैं न्यू दिल्ली के अंदर में, और इन्होंने बात की है बहुत सारे मूवमेंट की। स्पेशल तौर पे आप देखोगे यानी कि गवर्नमेंट जब बच्चों के प्रति ज़्यादा अग्रेसिवनेस दिखाना शुरू कर दे तो गवर्नमेंट को बाद में एक लेसन मिलता है। ये आज की कहानी नहीं है। जैसे इन्होंने बेसिकली राइटर ने जंतर मंतर वाला जो प्रोटेस्ट है अभी जुलाई वाला, उस प्रोटेस्ट को डिनोट करा है कि भाई उस प्रोटेस्ट की वजह से गवर्नमेंट के ऊपर में सही तरीके का दबाव पड़ा। ठीक है, और गवर्नमेंट को एक अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करनी चाहिए कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम उठी है तो आप उसका ज़रूर से जवाब दें, उस पर एक्शन लें। एग्जामिनेशन अगर लीक हो रहे हैं तो पेपर लीक करने के लिए इसके खिलाफ कुछ रिफॉर्म्स ये सब पहले करने चाहिए थे जो बाद में आवाज़ उठाने के बाद में हो रहे हैं। ठीक है, अब एक्चुअली में राइटर साहब कहते हैं कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। जुलाई 26 1876 1876 से लेकर अभी 2026 तक के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटेस्ट इन्होंने गिनाए हैं जिसमें बहुत महत्वपूर्ण आपके एग्जामिनेशन के लिए होने वाला है, क्योंकि राइटर के नज़र में भी होगा। वो है साउथ अफ्रीका के अंदर सोवेटा वाला प्रोटेस्ट। सोवेटो 1976 में हुआ था, और इस प्रोटेस्ट ने बहुत बड़ा रूप ले लिया था, एंटी अपार्थीड मूवमेंट का रूप ले लिया था। यानी कि आप उससे पहले देखोगे साउथ अफ्रीका में ना रंग भेद बहुत होता था। अपार्थीड का नाम आपने सुना होगा कई बार, नेल्सन मंडेला जी ने कितनी लड़ाई लड़ी है उसके खिलाफ। अपार्थीड मतलब रंग भेद, काले गोरे में काफ़ी भेदभाव होता था। जो गोरे हैं वो कई बार ऐसा माना जाता था कि वो सुपीरियर है, तो इस तरीके का यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। तो ये जो छोटा सा प्रोटेस्ट था, स्कूल चिल्ड्रन का प्रोटेस्ट था, ये इतनी बड़ी आग बना देता है कि एंटी अपार्थीड यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। इंडिया में आप देखोगे इमरजेंसी तक लगाई गई है। ठीक है, पुराने केसेस में आपको नज़र आएगा कि मतलब इंडिया में जो इमरजेंसी है वो ऑलरेडी यहाँ पर लगाई गई है। फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स को कई बार जेल में डाला गया है। आप देखोगे जो एक्टिविस्ट हैं या स्टूडेंट्स उनको जेल में डाला गया है, वो भी उस समय की सरकार ने मीसा एक्ट का इस्तेमाल करके, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, फिर आज का करंट सिनेरियो देखोगे, आज का करंट सिनेरियो भी सेम है, पहले की तरह ही है कि भाई जब प्रोटेस्ट करने के लिए जंतर मंतर पे 20 जुलाई पे इतने सारे लोग यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तो उस पर उन पे किस तरीके से लाठी चार्ज होता है, टीयर गैस छोड़ी जाती हैं। ठीक है, या फिर और भी ज़्यादा जितना एक्सट्रीम मेथड होता है हो सकता है उतना ज़्यादा यूज़ करा गया प्रोटेस्ट को डिसरप्ट करने के लिए। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्शन होता है प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश जब गवर्नमेंट ने करी है, वो भी फोर्सफुल तरीके से, तब यहाँ पर पलटकर एक बहुत बड़ा जवाब मिला है। तब पलटकर और बड़ा वो प्रोटेस्ट होता नजर आया। ये आज की कहानी नहीं है, ये शुरू से होता हुआ नजर आया है, वो राइटर साहब कह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कोई गलती होती है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए एक्शंस तुरंत लिए जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला क्या, मैटर सुनिएगा दोस्तों। इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस्तेमाल करे हैं। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल इन्होंने दिया है इंडियन एसोसिएशन 1876 का। लो भाई और पहले चलते हैं। 26 जुलाई 1876, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक व्यक्ति हैं, इन्होंने इंडियन एसोसिएशन को बनाया कैलकाटा के अंदर में। ठीक है, ये अंग्रेज़ों के खिलाफ है क्योंकि ब्रिटिशर्स उस समय पर राज कर रहे थे। तो पहला ऐसा एसोसिएशन स्टार्ट किया गया। पता है क्यों स्टार्ट किया गया था? ये इंडियन एसोसिएशन क्यों बनाया गया? आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या किसने बनाया इंडियन एसोसिएशन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बनाया है ना, और कहाँ पे बनाया? कैलकाटा में। रीज़न क्या था बनाने का? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जो एक मैक्सिमम एज होती है, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र भारत की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए वो घटा दी थी कि भाई पहले 21 साल तक लोग मैक्सिमम 21 साल तक पेपर दे सकते थे, उसको कम करके केवल 19 साल तक कर दिया गया कि 19 साल तक की उम्र है पेपर देने की, मैक्सिमम एज। अब इसके खिलाफ यहाँ पर इंडियन एसोसिएशन बनाया सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस मामले को बहुत हल्के में ले रहा था। लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने क्या किया, ये इसको एक अपॉर्चुनिटी मान के
है ना? वो क्वेश्चन कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का कि भाई हमको अधिकार मिलने चाहिए, सब लोग बराबर हैं, बराबर का केस होना चाहिए, कि आप ये कैसे कर रहे हैं कि इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए मैक्सिमम एज कम कर दिए। तो इसी चक्कर में ये पूरे भारत ट्रैवल करते हैं। जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जगह जगह पे, उनके अंदर में इन्होंने जो है एक आग पैदा की है। जो बच्चे स्पेशली कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, उनके गुस्से को यहाँ पर दिखाया गया। और वो सारा गुस्सा एक ही बार में पूरा पैन इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट बन जाता है, पूरे देश भर में ये आक्रोश फैलना शुरू हो जाता है। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, ऑथर के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उनका एक मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में जो एंटायर एजुकेटेड जनरेशन है ना, उसका एक बहुत बड़ा तबका जो कॉन्फिडेंस खो रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को फिर वो एजुकेटेड जनरेशन यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा था। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरा जो कंसर्न्स है, लोगों की जो चिंता है, उसको इग्नोर कर रही थी। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर एक पूरा एक बहुत बड़ा पैन इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट बना। ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, वो है सोवेटो अपराइजिंग का और भारत की इमरजेंसी के केस का। 1976 के समय की बात है, 1976 इंडिया में इमरजेंसी भी लगी है। तो आर्टिकल कंपेयर करता है दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स को। 1976 में ही एक ही साल में दुनिया में दो जगह बड़े इवेंट हुए। एक साउथ अफ्रीका में हुआ 16 जून 1976। सोवेटो नाम की जगह है, वहाँ पे जो बच्चे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका की सरकार कुछ नया लॉ लेकर आई थी। वो ये कह रही थी अफ्रीकांस, अफ्रीकांस बेसिकली लैंग्वेज है एक अफ्रीका की। तो ये कह रहे हैं कि इसको हम कंपलसरी मीडियम बना देंगे, कंपलसरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल, कि इसी भाषा में पढ़ाया जाएगा पूरे के पूरे अफ्रीका में। अब यहाँ पे लोगों में एक आक्रोश फैला कि नहीं, आप इसको कंपलसरी नहीं कर सकते, ठीक है, आप इसको ऑप्शनल रख दो बट कंपलसरी नहीं रख सकते। साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने बच्चों का जब ये आक्रोश देखा तो ये संभाल नहीं पाए। इन्होंने लाइव बच्चों पे गोलियां चलवा दी, फायरिंग करवा दी। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर मारे गए। फिर ये आर्टिकल ये कहता है कि यही जो मूवमेंट है ना, ये एंटी अपार्थाइड मूवमेंट को बहुत मजबूत कर देता है। जो रंग भेद को लेकर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उसकी जड़ें हिला देता है ये छोटा सा मूवमेंट। फिर उसी समय पर इंडिया में देखोगे तो इंडिया में भी इमरजेंसी लगी हुई 1975 से लेकर 77। जो स्टूडेंट यूनियंस थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। बहुत सारे जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे उनको अरेस्ट कर लिया गया मीसा एक्ट का इस्तेमाल करके, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, कि भाई यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं तो इनको अरेस्ट करवा दो। तो दोनों ही जगह पे, चाहे साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट हो उस समय पर, चाहे उस समय पर भारत की सरकार हो, दोनों ही गवर्नमेंट्स ने माना कि उन्होंने भाई रीस्टोर कर लिया है ऑर्डर। लेकिन आर्टिकल ये कहता है कि लोगों में एक बहुत भयंकर आक्रोश भड़क चुका था, जिसके बाद में लीडरशिप ही चेंज हो जाती है कुछ टाइम बाद, दोनों ही जगह पर। फिर अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट क्या है, ये 2026 वाला। आपने देखा जंतर मंतर पर किस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ जून से लेकर जुलाई तक। ये प्रोटेस्ट का मेन ट्रिगर पॉइंट क्या था? नीट का यूजी पेपर जो लीक हुआ, 20 लाख एस्पिरेंट्स अफेक्ट हुए, कुछ बच्चों ने सुसाइड किया। सबसे दर्दनाक यही था यार। अब ये आर्टिकल कहता है कि जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स निकल कर आया वो क्या था प्रोटेस्ट के प्रति। प्रोटेस्ट तो पहले पीसफुल चल रहा था। 20 जुलाई पर आते आते जब यहाँ पर बहुत बड़ा क्राउड जनरेट हो चुका था 28 जुलाई को, तो यहाँ पर ये कहते हैं गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था कि बैरिगेटिंग वगैरह लगा दी गई थी पूरे प्रोटेस्ट साइट्स पर, टीयर गैस वगैरह यूज़ करे जा रहे थे। फिर लाठी चार्ज हुआ जिसमें 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इंजर हो गए। एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि क्रिटिसिज्म भी हुआ काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर दोनों ही साइड से, है ना। फिर दो ही तरीके से चीज़ें चल रही थी कि भाई क्राउड जो था, क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, क्राउड की कोई लीडरशिप मैनेज नहीं हो पा रही थी, क्राउड इधर उधर भग रहा था, ठीक है, किसी को नहीं पता था कोई डायरेक्शन कहाँ जाए। तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पर होती हुई नजर आई। अब क्या हुआ इसमें? लेसन वन क्या मिलता है? लेसन वन ये मिलता है कि जब जब आप, यानी गवर्नमेंट की साइड से जबरन फोर्स लगाई जाएगी और जब आप कोशिश करोगे कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करके आप लोगों की आवाज़ दबा दोगे और जो मेन चिंता है, मेन दुख है, उसको नहीं सुनोगे, तब तब प्रोटेस्ट और भड़काऊ होगा और बड़ा होगा। आर्टिकल के अकॉर्डिंग जब जब गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड करा है पब्लिक डिमांड को वायलेंस के साथ में, भाई डिमांड ही तो कर रहे थे, हर बार यहाँ पे बच्चों की एक ना एक डिमांड ही रही है। अब डिमांड को आपने वायलेंस के साथ में जब जब आपने रिस्पॉन्ड करा है, तब तब यहाँ पर पॉलिसी में चेंज आया है, बहुत आक्रोश देखने को मिला है, तब तब जस्टिस को लेकर क्वेश्चन उठाए। लेसन 2 ये कहते हैं वो है डेमोक्रेसी में रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। भाई अगर आप इसको कंपेयर करोगे ब्रिटिश गवर्नमेंट एटीट्यूड के साथ में, वही करंट सिनेरियो तब से अब तक वही सेम चीज़ चल रही है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के समय पर ना वो सुनते थे, ना आज कोई सुन रहा है, ना आज आपकी सरकार सुन रही है। वोट देकर आपने बैठा रखा है उसके बावजूद भी। आर्टिकल के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन किया गया कि भाई देखो, ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को यहाँ पर एक्सेप्ट करना चाहिए फेयर और ट्रांसपेरेंट पब्लिक एग्जामिनेशंस।
यही तो चिंता है। मुद्दा क्या था? मुद्दा यही था कि हाँ भाई, आपसे नहीं समझ रहा है। इन एजुकेशन मिनिस्टर के अंडर में काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हुई हैं। ठीक है, या हर बार यही रहा है कि भाई एग्ज़ाम में रिफॉर्म लेकर आओ, है ना, ट्रांसपेरेंसी लेकर आओ, फेयरनेस लेकर आओ, तो यही हर बार डिमांड रही है स्टूडेंट्स की। तो इस डिमांड को माना जाए सही तरीके से, और ये डिमांड आपकी साइड से खुद इंप्लीमेंट करनी चाहिए। जब एग्जाम लीक हुआ है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई इस टाइम हो गया है, अब रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, नेक्स्ट टाइम एग्जाम लीक नहीं होगा। ये क्या था भाई, पिछले साल नहीं हुआ, उससे पिछले साल एग्जाम लीक हो गया, तो फिर एक साल बाद छोड़कर फिर से एग्जाम लीक हो गया। ये कंडीशन यहाँ पर चल रही है, तो ये सही नहीं है। फिर लेसन 3 है अकाउंटेबिलिटी प्रिवेंट्स प्रोटेस्ट। अगर आप अकाउंटेबिलिटी ले लोगे, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे, गलती समझ ली है आपने, पब्लिकली आके मेंशन कर दिया है कि बच्चों की डिमांड्स को पूरा किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशंस होंगे, सारे इन्वेस्टिगेशन, एग्जाम रिफॉर्म होगा और इंस्टीट्यूशन की एक जवाबदेही रहेगी। जब आप जवाब दे दोगे, कोई ऐसा मुद्दा जनरेट ही नहीं होगा। स्टूडेंट प्रोटेस्ट कब होता है? जब ये बताओ, जब सिस्टम सुन ना रहा हो, जब सिस्टम कान बंद करके बैठा हो। बच्चा यहाँ पे चाहे कुछ भी हो कि एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ, हमने दोबारा करवा तो दिया ना, ये चीज़ नहीं है। ठीक है, पहले दोबारा होते भी नहीं थे, वो भी यहाँ पर गलत ही है। प्रॉब्लम यह है कि आप उस प्रॉब्लम को समझें। ठीक है, ये दोबारा से नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपने एक जवाब दिया है, लेकिन कितना ही क्वेश्चन कर लो कोई जवाब नहीं आता। जब सिस्टम सुनता नहीं, तब उसके बाद यहाँ पर इस तरीके का जो प्रोटेस्ट है वो जनरेट होता है। समझे? तो इसके लिए सजेशन दिया है राइटर साहब ने, आर्टिकल रिकमेंड करता है कि भाई सबसे पहली चीज़, अगर एजुकेशन सिस्टम में कुछ काम करना है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन अथॉरिटी बनाओ जो इंडिपेंडेंट होगी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का उसमें रोल नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ में पूरा सर्वे होना चाहिए। पार्लियामेंट्री कमेटी ओवरसाइट होना चाहिए कि भाई पार्लियामेंट क्वेश्चन करेगी, ऑब्वियस सी बात है, कमेटी का गठन होगा जो इस पूरे केस को देखेगा। पब्लिशिंग कमिटिंग फाइंडिंग्स होनी चाहिए, एंड पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिशियल्स के पास में भी होगी, क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि भाई इसमें ऑफिशियल की क्या गलती। ठीक है, पेपर तो नीचे वालों ने लीक किया है, तो सब ऊपर से लेकर नीचे तक सिस्टम यहाँ पर चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिशियल्स की भी होंगी और इन्विजिलेटर्स की भी होंगी, जो मिडिल मैन है, बीच में शामिल है, सब लोगों की यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ गलती सभी लोगों से यहाँ पर मेंशन हुई है। ठीक है, ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? आर्टिकल कहता है कि देखो, हिस्ट्री बार बार रिपीट होती नज़र आ रही है, इसलिए बच्चों को सबसे पहले सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों का भविष्य उस पर निर्भर करता है। तो आर्ग्यू करते हैं यहाँ पर कि जो गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट तुरंत डायलॉग, ट्रांसपेरेंसी, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के साथ में रिस्पॉन्ड कर दे, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम जनरेट ना हो और गवर्नमेंट को कभी भी अपनी फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी। लेकिन आप आवाज़ सुनो तो सही लोगों की, खासकर छात्रों की तो सुन लो आवाज़। तो ये है मेन यहाँ पर कंक्लूजन। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है। बाकी ये कुछ रिवीजन पॉइंटर दे रखे हैं, इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। बाकी ये कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब इसमें तो मतलब कुछ भी नहीं है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट एक्जैक्टली सही है। इंडियन एसोसिएशन किसके थ्रू फाउंड किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, 1876। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट वाइडली यूज हुआ ड्यूरिंग द इमरजेंसी फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। सोवेटो अपराइजिंग ऑफ 1976, ये साउथ अफ्रीका में शुरू होता है, ठीक है, अगेंस्ट दी अफ्रीकन्स, जो ये कंपलसरी यूज़ करने के लिए बोला गया था। तो तीनों तीनों स्टेटमेंट सही है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस खाली एज फैक्चुअल तौर पे दे दिया है मैंने। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें तो वह है मेंस का क्वेश्चन, क्योंकि आपने देखा प्रोटेस्ट बड़ा भीषण हुआ, तो उसके बाद मतलब एक बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट देखने को मिला स्टूडेंट्स को लेकर। और तो इस प्रोटेस्ट को लेकर ना, अगर आप देखोगे, मेंस में क्वेश्चन बनने के जो चांसेस है वो भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 शब्दों में आपने लिखना है। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपना उत्तर दीजिएगा। कैसे लिखना है वो भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का तरीका आपको बताऊंगा। क्वेश्चन है, हिस्ट्री शोज दैट सप्रेशन ऑफ जेन्युइन स्टूडेंट्स ग्रीवेंसेस। इतिहास हमको ये दिखाता है, जब जब यहाँ पर एक सच्चे छात्रों की तकलीफ़ों को अनसुना करके उनकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश की है, जबकि उनकी आवाज़ सुननी चाहिए थी, तो उस बेसिस पे बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं। तो इस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपने डिस्कस करना है कि हाल ही में इंडिया में एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट देखने को मिला है ना। तो इसके इसको देखते हुए आप कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म को सजेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम पब्लिक जो एग्जामिनेशंस हो रहे हैं उसमें कैसे हम अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे इंश्योर हो सकता है ये। आपकी क्या विचारधारा है इसको लेकर, ज़रा इसको लेकर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपा यादव एजुकेशन बेस ग्रुप, जैसे फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ऑलरेडी 75 या 76,000 लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं,
ठीक है। लिखना कैसे है, कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से आप शुरू करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में यहाँ पर मेंशन किया गया है स्टूडेंट मूवमेंट्स के बारे में कि भाई स्टूडेंट मूवमेंट ने शुरू से ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सोसाइटी के अंदर में, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ को शेप देने में, है ना। फिर यहाँ पर जो सप्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स है वो कैसे डेमोक्रेसी को कमज़ोर कर देता है वो यहाँ पर है कि लोगों का जो पब्लिक ट्रस्ट वगैरह है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में वो कम हो जाता है। फिर हमें एक इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। इसमें फेयर, फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए पेपर लीक्स के बाद में, डिजिटल सिक्योरिटी को इंप्रूव करना, ये सब चीज़ें। एट द लास्ट यहाँ पर आपको वे फॉरवर्ड देखने को मिल जाएगा। वे फॉरवर्ड मतलब अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है कि एक इंडिपेंडेंट नेशनल एग्जामिनेशन अथॉरिटी बनाओ, टेक्नोलॉजिकल बेस सिक्योर एग्जामिनेशन सिस्टम को बनाओ, एक इफेक्टिव ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म को क्रिएट करो। ये सब तरीके हैं जिसके माध्यम से यहाँ पर हम लोग ये सोल्यूशन लेकर आ सकते हैं। पढ़िएगा आराम से खुद से और एक अच्छा सा आंसर लिखिएगा। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है वो मैंने आपको बता दिया है। आज का डिस्कशन यहीं पर होता है समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से कल फिर से। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।